नमस्कार। सोचिए, दिसंबर 1961 भारतीय सेना गोवा को 450 साल पुराने पुर्तगाली शासन से आजाद कराती है और यह सब होता है सिर्फ 36 घंटों में। यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतना ही बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अगर यह इतना ही तेज था तो भारत ने अपनी आजादी के बाद पूरे 14 साल तक इंतजार क्यों किया। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। वो तारीख थी 17 दिसंबर 1961। भारतीय सैनिक गोवा की सीमा में दाखिल हो चुके थे और इसके साथ ही 451 सालों से चले आ रहे एक लंबे औपनिवेशिक शासन का अंत अब बहुत करीब था। और ये अंत कितनी तेजी से आया इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। सिर्फ 36 घंटे, बस इतने ही वक्त में पुर्तगाली सेना ने हथियार डाल दिए। इस मिलिट्री एक्शन का कोड नेम था ऑपरेशन विजय। ये एक जबरदस्त जमीनी, समुद्री और हवाई हमला था जिसमें भारत को एक निर्णायक जीत मिली। नुकसान कह सकते हैं दोनों तरफ कम ही हुआ, लेकिन इस ऑपरेशन ने भारत के उपमहाद्वीप में यूरोपीय उपनिवेशवाद के सबसे लंबे चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और यही बात हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आती है। अगर पुर्तगाली शासन को सिर्फ 36 घंटों में उखाड़ फेंका जा सकता था तो 1947 से 1961 तक ये लंबा इंतजार क्यों? देखिए, इसका जवाब सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि इतिहास, डिप्लोमेसी और उस वक्त की बदलती दुनिया की राजनीति में छिपा है। इस 14 साल की देरी की पहेली को सुलझाने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, सदियों पीछे, उस समय जब पुर्तगाली पहली बार गोवा की धरती पर आए थे। पूरे 451 साल। सोचिए, लगभग 4.5 सदियां। यह भारत में किसी भी यूरोपीय ताकत का सबसे लंबा चलने वाला औपनिवेशिक राज था और जाहिर है इसने गोवा पर एक बहुत ही गहरी और जटिल छाप छोड़ी। और इस लंबे शासन के सबसे काले पन्नों में से एक था गोवा इंक्विजिशन। ये एक ऐसा दौर था जिसकी भयावह यादों को 20वीं सदी में भारतीय राष्ट्रवादियों ने फिर से सामने रखा ताकि गोवा पर सैन्य कार्रवाई के लिए देश का समर्थन हासिल किया जा सके। गोवा इंक्विजिशन कैथोलिक धर्म को जबरन लागू करने का एक बेहद क्रूर अभियान था। सोचिए, हिंदू रीति रिवाजों पर पाबंदी, कोंकणी और संस्कृत की किताबें जलाना और जो लोग छिपकर अपने पुराने धर्म को मानते थे उन पर भयानक अत्याचार करना। इसका असल मकसद सिर्फ धर्म बदलना नहीं था बल्कि गोवा की अपनी संस्कृति को पूरी तरह से मिटा देना था। और ये वो जख्म थे जो सदियों बाद भी हरे थे। तो अब आते हैं उस 14 साल के दौर पर, यानी 1947 में भारत की आज़ादी और 1961 में गोवा की मुक्ति के बीच के समय पर। यह कोई शांत दौर नहीं था बल्कि ये कूटनीतिक खींचतान, अहिंसक विरोध और आर्थिक दबाव का एक लंबा और थका देने वाला दौर था। तो सवाल फिर वही, भारत ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? इसका जवाब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उस वक्त की मुश्किल स्थिति में छिपा है। एक तरफ वो गांधीवादी अहिंसा के रास्ते पर चलकर दुनिया में शांति दूत की अपनी छवि बनाए रखना चाहते थे, दूसरी तरफ देश अभी अभी बंटवारे के भयानक दर्द से गुजरा था और एक और जंग में नहीं पड़ना चाहता था। साथ ही ये डर भी था कि मिलिट्री एक्शन से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश नाराज हो सकते हैं और कहीं ना कहीं एक उम्मीद अब भी थी कि पुर्तगाल बातचीत के लिए मान जाएगा। लेकिन कूटनीति पूरी तरह से फेल हो गई। भारत का तर्क सीधा था, गोवा भारत की जमीन है। लेकिन पुर्तगाल के तानाशाह एंटोनियो सालाजार की अपनी जिद थी। वो कहते थे कि गोवा कोई कॉलोनी नहीं बल्कि पुर्तगाल का ही एक हिस्सा है और इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। मतलब बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए तो गोवा के आज़ादी के दीवानों ने गांधी जी का रास्ता अपनाया। उन्होंने अहिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू किए जिन्हें सत्याग्रह कहा गया, ताकि पुर्तगाल पर दबाव बनाया जा सके। इन विरोध प्रदर्शनों का सबसे बड़ा दिन था 15 अगस्त 1955। हजारों की तादाद में निहत्थे भारतीय प्रदर्शनकारी शांति से गोवा की सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। उनका मकसद सिर्फ अपनी आवाज उठाना था, बिना किसी हिंसा के। लेकिन पुर्तगाल की प्रतिक्रिया बेहद क्रूर थी। पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर सीधी गोलियां चला दी। कम से कम 22 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इस एक घटना ने पूरे भारत में गुस्से की आग लगा दी और शांति से समाधान की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी लगभग खत्म हो गई। सत्याग्रह पर हुए इस हमले के बाद भारत ने अपना तरीका बदला। अब बारी थी आर्थिक दबाव की। गोवा की आर्थिक नाकाबंदी कर दी गई, रेल सड़क रास्ते बंद, डाक सेवा बंद। मकसद था गोवा की अर्थव्यवस्था को ठप करना ताकि पुर्तगाल घुटने टेक दे। लेकिन यह रणनीति भी काम नहीं आई। पुर्तगाल ने कराची और श्रीलंका के रास्ते सामान मंगवाना शुरू कर दिया और विडंबना देखिए, इस नाकाबंदी की सबसे ज्यादा मार पड़ी आम गोवा के लोगों पर। इससे भारत की शांतिपूर्ण रणनीति पर ही सवाल उठने लगे। तो 1961 तक आते आते कूटनीति फेल हो चुकी थी, आर्थिक दबाव भी नाकाम हो गया था। अब भारत का सब्र का बांध टूट रहा था और कई घटनाओं ने मिलकर सैन्य कार्रवाई को लगभग तय कर दिया था। तो आखिर 1961 में ऐसा क्या बदल गया? कई चीजें एक साथ हो रही थी। समुद्र में पुर्तगाली सैनिक भारतीय जहाजों पर गोलीबारी बढ़ा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफ्रीका के नए नए आजाद हुए देश भारत की आलोचना कर रहे थे कि वो अपनी ही जमीन से उपनिवेशवाद को क्यों नहीं हटा पा रहा। और देश के अंदर रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन जैसे ताकतवर नेता चुनाव से पहले एक बड़ी जीत चाहते थे। और फिर हुई वो एक घटना जिसने आग में घी का काम किया। 24 नवंबर 1961 पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के पास से गुजर रही एक भारतीय पैसेंजर बोट SS साबरमती पर गोलियां चला दी। इस हमले में एक यात्री की मौत हो गई और यह भारत के लिए आखिरी चेतावनी की तरह थी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। दशकों बाद ये बात सामने आई कि साबरमती पर हुई गोलीबारी कोई हादसा नहीं थी बल्कि ये भारतीय खुफिया एजेंसियों का एक सीक्रेट ऑपरेशन था जिसे जानबूझकर रचा गया था ताकि मिलिट्री एक्शन के लिए एक मजबूत बहाना तैयार किया जा सके। इसका मतलब साफ था,
14 साल के इंतजार के बाद भारत ने न सिर्फ बल प्रयोग का फैसला किया बल्कि उसने इसके लिए जमीन भी खुद तैयार की। अब गांधीवादी आदर्शवाद की जगह यथार्थवादी राजनीति ने ले ली थी। और इस सुनियोजित घटना के बाद ऑपरेशन विजय को हरी झंडी मिल गई। अब भारत पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं था। इस एक्शन पर दुनिया की प्रतिक्रिया कैसी थी? दुनिया पूरी तरह से बटी हुई थी। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों ने भारत की निंदा की, इसे हमला बताया। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ और एशिया अफ्रीका के देशों ने इसका जोरदार समर्थन किया, इसे औपनिवेशवाद के अंत की एक बड़ी जीत बताया। यह उस वक्त की कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का एक क्लासिक उदाहरण था। गोवा भारत का हिस्सा तो बन गया, लेकिन कहानी यहां पूरी तरह खत्म नहीं हुई। पुर्तगाल ने अगले 13 सालों तक गोवा पर भारत के हक को मानने से इनकार कर दिया। ये गतिरोध तब टूटा जब 1974 में पुर्तगाल में क्रांति हुई, तानाशाही खत्म हुई और नई सरकार ने आखिरकार गोवा को आधिकारिक तौर पर भारत का अंग मान लिया। तो अंत में 14 साल की देरी का जवाब क्या है? ये एक जटिल मिश्रण था, नेहरू के शांतिवादी आदर्शों का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मजबूरियों का और आखिरकार इस एहसास का कि कुछ ताकतों को सिर्फ ताकत की ही भाषा समझ आती है। ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या यह सैन्य कार्रवाई मजबूरी में उठाया गया आखिरी कदम था, या फिर भारत के अपने आदर्शों से एक जरूरी समझौता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहस आज भी जारी है।